हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर में। आज हम अपने लास्ट लेक्चर यानी पोइट्री के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पोइट्री का पहला और दूसरा लेक्चर आ चुका है। पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि पोइट्री क्या होती है और दूसरे में हमने सोनेट के बारे में थोड़ा पढ़ा था। सोनेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो जाके पहली और दूसरी वीडियो को ज़रूर देखें। अब जो बेटा हमारा सेकंड लेक्चर था, सेकंड लेक्चर में हमने इटालियन सोनेट तक पढ़ा था। अब आज हम इंग्लिश सोनेट कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल थॉट। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो हम लोगों को अपने पंख खोलने पड़ेंगे क्योंकि ज़माना उन्हीं के साथ है जो आज आगे हैं। अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो ज़माना मतलब जो लोग हैं वो आपके सपोर्ट में होते हैं, और अगर आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो वो लोग कह देते हैं कि निकम्मा था, इसमें ये कमी थी, इसमें वो कमी थी, इसलिए सक्सेस नहीं हो पाया, हमें तो पता ही था ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले सक्सेस होना पड़ेगा, तभी आपको लोग कुछ कहेंगे कि हाँ ये सही है, अच्छा था, मैं ये मेरा ये है, फलाना है, वरना आपको ऐसे ही भगाते रहेंगे। चलिए चलिए तो अब हम द इंग्लिश सोनेट को शुरू करते हैं। द पेटार्कन सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड in England in the first half of 16th century and early 16th century। तो पेटार्कन सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया 16th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। वाई सर थॉमस व्याट एंड हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सूरी, द फॉर्म अंडरवेंट a change, adopted a rhyme scheme different from Italian model। हुआ क्या बेटा कि जब ये लोग वहाँ से यहाँ पर लेके आए इटालियन सोनेट, और अगर बेटा उस इटालियन सोनेट में कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, तो क्या आप उस इटालियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट कहते? नहीं कहते ना। तो इसीलिए अर्ल ऑफ सूरी उन्होंने एक नई राइम स्कीम निकाली। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कि जो इटालियन सोनेट होते हैं, अगर नई वीडियो देखी तो आप देख सकते हो जाके, कि अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो इटालियन सोनेट होते हैं उनमें एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट होता है, एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट होता है। लेकिन अब हमें एक ऑक्टेव में 2 क्वार्टरन होते थे इटालियन सोनेट में, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है बेटा कि ही रोट हिज सोनेट इन 3 क्वार्टन। वहाँ कितने थे? 2 क्वार्टन और 2 टर्सेट्स। यहाँ पर 3 क्वार्टन हो गए थे, और इन अल्टरनेटिव राइम्स फॉलोड बाई कंक्लूडिंग अ कपलेट। और क्या हुआ करती थी? एक कपलेट। कपलेट 2 लाइन की हुआ करती है, ठीक है, कपलेट 2 लाइन की हुआ करती है। चलिए, तो कैसे हो गया? क्वार्टन 4 लाइन का होता है बेटा। क्वार्टन कितना होता है? 4 लाइन का, है ना, इंटू 3, तो 4 3 12, 12 प्लस 2 की कपलेट, यानी 14 लाइन्स हो गई। तो 14 लाइन्स तो थी, 14 लाइन्स तो थी, लेकिन 3 क्वार्टरन था और एक कपलेट था। चलिए, फॉर्म सो स्प्लेंडली यूज्ड बाय शेक्सपियर, और इस फॉर्म का जो यूज़ है वो बहुत ही सुंदर तरीके से किसने किया? शेक्सपियर। और इसीलिए इस इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जाना जाने लगा। सिंस इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, क्योंकि ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इट हैज़ नो पॉज एंड टर्न ऑफ थॉट्स। लेकिन इसमें तब भी कोई पॉज और टर्न ऑफ थॉट्स नहीं था। लास्ट क्लास में अगर आपने, मैं बताना भूल गया था बेटा, कि जो इटालियन सोनेट होता है, इटालियन सोनेट में 8th लाइन के बाद एक टर्न आता है जिसे हम बोल्टा या सेजरा कहते हैं, सेजरा कहते हैं। ये टर्न क्या होता है? जैसे स्टार्टिंग की 8th लाइन 8 लाइन तक, मतलब एक ऑक्टेव तक एक अलग थॉट चलता है, और उसके बाद उस विचार में थोड़ा चेंज आता है,
और फिर वो ट से शुरू हो जाते हैं। ये जो देखा गया था वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ही देखा गया था जो मिल्टन ने लिखे थे। ठीक, जो पेटार्क और डांटेन लिखे थे उनमें ऐसा नहीं था, लेकिन जो मिल्टन ने लिखे थे उनमें ऐसा था। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे ये देखिए राइम स्कीम क्या थी बेटा, ए वाली तो माइंड का फाइंड हो गया है ना, लव का रिमूव हो गया, मार्क का वार्क हो गया, शेकन का टेकन, चीक्स का वीक, कम का डम और प्रूव्ड का लव्ड। तो ये राइमिंग स्कीम देख रहे हो, सेम सेम सी। चलिए यही है राइमिंग स्कीम, 14 लाइन से काउंट कर लेना है ना। और ये जो सोनेट 116 है ये विलियम शेक्सपियर का सोनेट है, और विलियम शेक्सपियर का सोनेट है, बीए फर्स्ट ईयर में आपके कोर्स में आएगा ये। तो काफ़ी अच्छा सोनेट है ये इनका, और इम्पोर्टेंट सोनेट तो वैसे ही रहे हैं, बीए में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं सोनेट, तो आप इस सोनेट को पढ़ेंगे। ये मैं इसलिए एग्जांपल ले लिया है। पूछ सकते हैं कि कौन सा है, तो इसका नाम है बेटा ट्रू लव। क्या नाम है इसका, ट्रू लव। ठीक, और सोनेट नंबर कितना है बेटा, और सोनेट नंबर है बेटा आपका 116। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जो शायद किसी ने आपको ना पढ़ाई हो, इसीलिए हम कहते हैं कि द प्लेस वेयर यू लर्न फ्रॉम बेसिक टू टॉपिक। इजी इंग्लिश वह जगह है जहां आप बिल्कुल बेसिक से टॉप तक जाते हैं। अगर ऐसे ही बेसिक से टॉप तक जाने के लिए अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमारी इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर पर विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर, जिससे आपको एड्रेस मिल जाएगा हमारी ऑफलाइन कोचिंग का। या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए शायद लास्ट में वैसे व्हाट्सएप नंबर आता हो, लेकिन अगर नहीं आता तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे ही कर सकते हैं, है ना। इस पर कॉल कर सकते हैं, आपको एड्रेस मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप इंस्टा पे देख सकते हैं, मुझे कॉल करके कहीं भी करके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग। ठीक है, चलिए अब अगली क्लास कंटिन्यू करते हैं। द फॉलोइंग सोनेट बाई द शेक्सपियर इज कॉमनली कॉल्ड रिमेम्बरेंस। जो सोनेट शेक्सपियर ने लिखे थे उन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है, रिमेम्बरेंस। क्या कहा जाता है बेटा, रिमेम्बरेंस। शेक्सपियर wrote 154 sonnets which are collected and published posthumously in 1609। शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे और जो पब्लिश हो गए 1609 तक। मैनी क्रिटिक्स सेगमेंट द सोनेट इनटू 3 ग्रुप्स। बहुत से जो क्रिटिक्स हुए हैं बेटा उन्होंने सोनेट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला द फेयर यूथ सोनेट। द फेयर यूथ सोनेट जो 1 से 126 सोनेट तक थे उनका नाम था द फेयर यूथ सोनेट। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ सोनेट इज एड्रेस्ड टू अ यंग मैन मिस्टर WH with whom the poet has deep friendship। जो 1 से 126 तक थे वो मिस्टर WH को डेडिकेट किए थे शेक्सपियर ने, और जो WH थे वो कौन थे बेटा, इनके बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं आप, इनके साथ गहरी मित्रता थी शेक्सपियर जी की। चलिए दूसरा द डार्क लेडी सोनेट। जो 127 से 152 तक थे वो थे बेटा डार्क लेडी सोनेट। In the second sequence, the poet becomes infatuated with a mysterious woman. Her relationship with the young man is unclear। जो 127 से 152 तक के सोनेट्स थे वो डार्क लेडी को डेडिकेटेड थे, पर अभी तक ये नहीं पता कि डार्क लेडी कौन थी और उनकी रिलेशनशिप क्या थी शेक्सपियर जी के साथ। लेकिन इतना माना जाता है, मतलब 1-2 बुक्स जो ऐसा कहती हैं कि जो डार्क लेडी थी वो एलिजाबेथ क्यून थी, है ना, क्यून एलिजाबेथ थी। तो कितनी सच्चाई इस बात में ये कहना थोड़ा मुश्किल है,
इतना समझ में आ रहा है बेटा? चलिए आगे बात करते हैं द ग्रीक सोनेट, सोनेट 153 से एन 154। द फाइनल टू सोनेट्स आर, ये बेटा आर लिखा हुआ है यहाँ पर, आर। द फाइनल टू सोनेट्स आर वेरी डिफरेंट एंड ड्राउन अपॉन द रोमन मिथ ऑफ क्यूपर टू whom द पोइट हैज ऑलरेडी कंपेयर हिज म्यूसिस। तो जो लास्ट के दो थे वो ग्रीक सोनेट्स में आते हैं, बाकी तो सब सेम है। चलिए, ये शायद ग्रीक सोनेट्स वाला भी आप लोगों को किसी ने नहीं पढ़ाया हो, ये तो बताया हो सकता है कि 126 तक WH को सोनेट डेडिकेटेड थे, उसके बाद डार्क लेडी को, लेकिन जो लास्ट के जो टू है ना, द ग्रीक सोनेट, वो शायद आपको किसी ने ना बताया हो। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी शायद आपको किसी ने ना बताया हो। तो अगर ये चीज़ आपको किसी ने ना बताई हो तो इस चीज़ के लिए आप पक्का चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक। और अगर किसी ने बताई भी हो तब भी कर लें, क्योंकि जो बता रहा था तो हम भी तो बता रहे हैं, छोड़ तो नहीं देना आपका। चलिए, जॉन मिल्टन्स इटालियन पैटर्न सोनेट, लेटर नोन एज मिल्टोनिक सोनेट। जो जॉन मिल्टन ने इटालियन सोनेट लिखे थे वो बाद में जाने जाने लगे किस चीज़ से बेटा? मिल्टोनिक सोनेट्स के नाम से। एडेड सेवरल इम्पोर्टेंट रिफाइनमेंट्स टू द फॉर्म। जॉन मिल्टन ने इसमें ऐड की थी कुछ रिफाइनमेंट्स, इम्पोर्टेंट रिफाइनमेंट्स, एक नई फॉर्म बनाने के लिए। मिल्टन फ्रीड द सोनेट फ्रॉम इट्स टिपिकल incarnation in a sequence of sonnet, writing the occasional sonnet that often express interior, self-directed concern. He also took the liberties with a turn, allowing the octave to run into the sestet as need. Both of these qualities can be seen in When I Consider How My Light is Spent. मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि केवल ये जो When I Consider My Light in Spent है, इसी को बोलते हैं हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ये देखा गया था कि एक टर्न आया था, है ना, एक टर्न आया था। तो इन्होंने ये चीज़, जॉन मिल्टन ने ही एक ये नई चीज़ लेके आई, जहाँ पर आप देखोगे कि टर्न आता है, एक टर्न आता है थॉट्स में या फिर किसी में। पेटार्क और डांटे ने ऐसा नहीं लिखा था। तो अब जिन सोनेट्स में टर्न आता था, या मान सकते हो कि जो सोनेट जॉन मिल्टन ने लिखे थे उन सोनेट्स को नया नाम दे दिया गया मिल्टोनिक सोनेट्स, ठीक। आपने शायद इंग्लिश और इटालियन ही पढ़े हो, मिल्टोनिक सोनेट्स ना पढ़े हों, ठीक है। तो एक इस चीज़ के एक लाइक बनता है और एक शेयर बनता है। अगली चीज पढ़ेंगे उसके लिए एक सब्सक्राइब बनेगा। द स्पेंसियन सोनेट इन्वेंटेड बाई 16th century इंग्लिश पोएट एडमंड स्पेंसर। फिर एक स्पेंसियन सोनेट्स भी आए जो 16th century में बने। किसने लिखे थे ये? एडमंड स्पेंसर। हुआ क्या बेटा, जो शेक्सपियर ने इंग्लिश सोनेट लिखे थे वो इंग्लिश सोनेट एडमंड ने बोला कि जो इनकी जो कपलेट वगैरह हैं वो लिंक नहीं है, ये जो क्वार्टेन है वो लिंक नहीं है ना। तो इनको लिंक करने के लिए इन्होंने एक थर्ड टाइप की राइमिंग स्कीम निकाली, जिसे बोला ए बी बी सी सी डी ई ई। अब इन्होंने ये वाली नई राइमिंग स्कीम निकाल दी, अदरवाइज तो ऐसा नहीं था। जो इटालियन में हमने राइमिंग स्कीम पढ़ी थी वो थी ए बी ए सी डी ई, ये पढ़ी थी, है ना। फिर हम यहाँ पर आए इंग्लिश सोनेट में, हमने पढ़ी ए बी सी डी ई एफ जी, हमने ये पढ़ी। लेकिन इनको दोनों समझ में नहीं आई, इन्होंने एक नई लेके आ गए ए बी बी सी डी ई। तो ये सारी चीज़ें हुई, ठीक। वहाँ मिल्टन ने केवल एक काम किया था कि चीज़ तो वही थी, बस एक टर्न लेके आए थे थॉट्स में। लेकिन यहाँ इन्होंने राइमिंग स्कीम चेंज कर दी, तो इनका अपना एक अलग मानना था। द स्पेंसियन सोनेट थ्रू द इंटरवीविंग ऑफ द क्वार्टरन्स। इन्होंने क्वार्टरन्स को इंटरवीविंग, मतलब देखो यहाँ बी पर ख़त्म हुई तो यहाँ बी से ही राइमिंग स्कीम शुरू करी है,
तो इसी को बोलते हैं इंटरवीविंग, अंदर से बुनना, है ना। हिंदी कुछ और होती होगी, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अंदर से बुनने का तरीका, कि बी से बी, फिर सी से सी स्टार्ट किया है, ठीक, लास्ट में ई ई वो अलग चला है। समझ में आ रहा है ना। तो इन्होंने क्वाड्रेंट्स को इंटरवीव किया, कपलेट को नहीं। चलिए, implicitly recognize the Shakespearean sonnet into couplets reminiscent of the Petrarchan. One reason was to reduce the often excessive final couplet of the Shakespearean sonnet, putting less pressure on it to resolve the following argument, observation और questions। और इसके बाद ये एडमंड स्पेंसर के सोनेट्स हैं बेटा, आप यहाँ देख सकते हैं। देखो ए बी है, तो टॉयल का स्पॉइल, टॉयल का स्पॉइल, गेन का वेन, ठीक। अब कंटेन का क्या है, प्लेन, और फाउंड का साउंड। अब देखो फाउंड साउंड राउंड आ गया यहाँ पे, इंटरवीव, साउंड का राउंड सेम आ रहा है, राउंड, ग्राउंड, वेन, सीन, है ना, बिहोल्ड, मैनीफोल्ड, बिहोल्ड, मैनीफोल्ड। तो यही जो चीज़ है, बिहोल्ड और मैनीफोल्ड, ये जो चीज़ है अंदर से, जैसे यहाँ पे देखो आपने देखा साउंड, राउंड, फाउंड, ये इंटरव्यू कर रहे हैं जो सी वाले हैं। यही चीज़ को सोनेट में एडम स्पेंसर लेके आए। ये चीज़ कहीं नहीं देखने को मिलेगी आपको, ना इंग्लिश सोनेट में, ना शेक्सपियन सोनेट में, मतलब जो शेक्सपियर लिखे थे उनमें भी नहीं मिलेगी, है ना, और पेट्रार्कन सोनेट में भी नहीं मिलेगी, डांटे लिखे तो उसमें भी नहीं, मिल्टन लिखे तो उसमें भी नहीं। एडम स्पेंसर ये नई चीज़ लेके आए थे। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। थे तो ये इंग्लिश सोनेट के टाइम में ही, लेकिन इन्होंने अपने अलग राइमिंग स्कीम से सोनेट्स लिखे थे, इसीलिए इसे इन्हें स्पेंसरियन सोनेट भी कहते हैं। तो शायद नहीं पढ़ी हो आपने ये चीज़। अगर आपने ये चीज़ कभी नहीं पढ़ी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। तो हो सकता है कि जब ऐसी वीडियो आए जिसमें आपको ज़्यादा डिटेल मिले तो वो 1-2 दिन लेट आए, तो उसके लिए सॉरी, मतलब ऐसा थोड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को रेगुलर पढ़ना है तो आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।